आफ्टरनून, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके साथ 1 घंटे लाइव जुड़े रहने वाली हूं हेलियम मनी 9 के साथ। आज दिन है मंगलवार और मंगलवार को हम इंश्योरेंस पर बात करते हैं और मैंने सोचा कि अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो इंश्योरेंस की नई प्लानिंग भी आपको करनी चाहिए अगर अभी तक आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो आज बात होने वाली है टर्म इंश्योरेंस क्यों है ज़रूरी, कैसे खरीदें, कितना कवर लें, और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वीरल भट्ट। मुंबई से जुड़ रहे हैं वीरल आज मेरे साथ। और वीरल को हम सब जानते हैं, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, मनी मंत्रा के फाउंडर हैं। ये मेरे सवालों का तो जवाब देंगे ही, साथ ही में वीरल को इंतजार है कि आप भी अपने लाइव सवाल भेजिए क्योंकि वीरल बिल्कुल गियर्ड अप है आपको समझाने के लिए कि टर्म इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। तो वीरल, आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं एक क्विक रिमाइंडर बता देती हूँ जो लोग हमारे इस शो को देख रहे हैं कि वो अपने क्वेश्चन हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो कई सारे वेज है जैसे जिससे आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tvright.com पर। ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट बॉक्स पर भी आप सवाल लिख सकते हैं। ट्विटर पे पूछिए सवाल, फेसबुक पर पूछिए, लेकिन पूछिए ज़रूर, मन में जो कन्फ्यूजन है दूर कीजिए और हम आपके सवालों का अच्छे से जवाब दे पाएंगे अगर आप हमें अपने सवाल को जितने डिटेल में बताएंगे। सवाल के साथ आप अपना नाम, फ़ोन नंबर भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो हम आपसे सीधे बात कर सकें। चलिए, तो अब वीरल के से मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि वीरल, इंश्योरेंस जो है क्यों एक ज़रूरी कवर है, खास तौर पर जब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। हालांकि अब जो लोग प्लान करेंगे कि नए फाइनेंशियल ईयर में वो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, उन्हें इंश्योरेंस का टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं लगता है फिर क्यों ले इंश्योरेंस। तो आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपको लेना चाहिए इंश्योरेंस? नमस्कार प्रियंका, शुक्रिया। आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का सोचते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सोचते हैं, उसके पहले सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, यानी जो आपका रिस्क है, यानी आपकी लाइफ के रिलेटेड और या आपके हेल्थ के रिलेटेड, इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट के पहले आपको इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए और जब इंश्योरेंस की बात आती है तो डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंश्योरेंस प्लानिंग का। और दूसरी बात, कभी भी ये गलती मत करिए कि अगर के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो देखकर कभी भी इंश्योरेंस को मत लीजिए या मत सोचिए, क्योंकि ये इंश्योरेंस है। ये जैसे अभी आज हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो टर्म इंश्योरेंस का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे आपकी फैमिली है और आप अकेले अर्न करने वाले, आप अकेले कमाई करने वाले, आप अकेले घर में पैसा लेकर जाने वाले व्यक्ति हो और अचानक आप नहीं रहे, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपकी फैमिली कैसे जो जीवन है वो कैसे गुजारेगी, उनको पैसा कहां से मिलेगा? आपके इनकम के ऊपर जो अर्निंग मेंबर है उसके ऊपर उनका उनका डिपेंडेंसी होता है, उनके उनके इनकम के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होती है और उनके इनकम के मुताबिक ही वो बाकी सब चीजें प्लान करते हैं। बाकी सब फाइनेंशियल गोल प्लान करते हैं, उनके घर के खर्चे प्लान करते हैं, फैमिली के खर्चे प्लान करते हैं। और अगर आप अकेले अर्निंग मेंबर हो और वो अर्निंग मेंबर को कुछ हो गया तो उनकी फैमिली कैसे जिएगी, उनकी फैमिली इनकम जनरेट कैसे करेगी? तो वो चीज को देखते हुए एटलीस्ट आपको टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। एक बार आप इन्वेस्टमेंट्स को बाद में भी सोचेंगे तो चलेगा, बट टर्म इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है और अगर उसको नहीं किया तो मैंने पर्सनल अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल के कैरियर में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस को प्रायोरिटी नहीं दी और उनकी लाइफ वहां पे अटक गई और आगे वो कुछ नहीं कर पाए और फिर उनको रोना आ जाता है कि हमारे लाइफ में हमने कुछ नहीं किया। राइट, तो इन्वेस्टमेंट के पहले आता है इंश्योरेंस। आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए जहां पर भी निवेश करें उससे पहले अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। अब मुझे वीरल ये समझाइए, व्हाई टर्म इंश्योरेंस ओनली? क्योंकि बहुत
तरह तरह के इंश्योरेंस है ना मार्केट में। अब तो मनी बैक इंश्योरेंस है, कई इंश्योरेंस है जो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी देते हैं और रिटर्न का भी वादा करते हैं। लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है, मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा डिकोड कीजिए। ये टर्म इंश्योरेंस एक देखने जाए ना तो इंश्योरेंस का मूल जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपको कुछ भी हो गया, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया और आपकी मृत्यु हो गई, तो जो इस इंश्योरेंस कंपनी से आपने जो पॉलिसी ली है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके प्रीमियम के हिसाब से जो आपने इंश्योरेंस लिया है आपको उनसे, वो आपको देती है वो, राइट। अभी इंश्योरेंस में एक टर्म इंश्योरेंस यानी प्योर इंश्योरेंस, प्योर टर्म वैनिला प्रोडक्ट कहते हैं हम उसको, सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं, जहां पे आप एक प्रीमियम का भुगतान करते हैं और उसके सामने आपको एक इंश्योरेंस अमाउंट मिलती है और अनफॉर्चुनेट इवेंट में वो अमाउंट आपके नॉमिनी को वो वापस दे देते हैं, राइट। अगर नहीं रहे तो, यानी जिन्होंने पॉलिसी ली है वो नहीं रहा तो उनको, जो अगर वो नहीं रहा तो जो प्रीमियम वो भर रहे हैं उसके मुताबिक के सामने जो सम इंश्योर्ड, ठीक है, सम एश्योर्ड और सम इंश्योर्ड, सम एश्योर्ड जो होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है और सम इंश्योर्ड जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस में भी मिलता है। और जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूलिप हो गए, एंडोमेंट हो गए, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस हो गए, उसमें भी इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है आपको, राइट। ये आप जरूरी नहीं है वो चीज में, अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, तो जब तक कि उसकी जो तय सीमा आपने निश्चित की है, जो तय किया है, जब तक आप प्रीमियम भरोगे और उसकी जो मैच्योरिटी मिलेगी, तब तक अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट में वो सम एश्योर्ड मिलता है। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस में, अगर आपके अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया और आपके नहीं रहे, तो टर्म इंश्योरेंस में जो पूरी राशि है सम एश्योर्ड की, वो सम इंश्योर्ड की, वो आपको मिल जाता है। राइट। तो एक प्योर वेनिला प्रोडक्ट है लेकिन बेहद ज़रूरी प्रोडक्ट है। अब कवर का साइज़ ये कैसे तय करेंगे? एक तो आपने हिंट दिया आपने पहले जवाब में कि आपकी इनकम जो है, आप अर्निंग मेंबर है तो आपकी इनकम के हिसाब से होगा, लेकिन आप जब किसी को समझाते हैं कि आपको कवर कितना लेना चाहिए, तो किन किन फैक्टर्स को आप कहते हैं आपको कंसिडर करना चाहिए? देखिए प्रियंका, ये जो सवाल है ना, यानी जिन्होंने नहीं इंश्योरेंस किया या हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा अनुमान देखा गया है प्रियंका कि लोग ज्यादातर इंश्योरेंस को एज अ एक्सपेंसिस देखते हैं कि ये मैं तो एक्सपेंस कर रहा हूँ, खर्चा ये मानते हैं। हाँ खर्चा मानते हैं, मैं उसको, मुझे रिटर्न में तो मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी मेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा या नहीं होगा, मेरी डेथ होगी नहीं होगी, वो कब होगी कैसे होगी मुझे पता नहीं है, राइट। तो यही बात है यहाँ पे कि अभी पता तो नहीं है कि अनफॉर्चुनेट इवेंट कब हो सकता है, डेथ कब आ सकती है, राइट। तो उसको मैनेज करना, वो रिस्क को मैनेज करना, इसके लिए वो रिस्क मैनेजमेंट करना, इसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम हमको देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो वो जो हमको सम इंश्योर्ड मिलने वाला है वो हमको मिल जाता है। तो जब मिलता है तभी तो, शुरू में तो डेफिनेटली दुखद घटना हो चुकी है तो फैमिली मेंबर को दुख होगा डेफिनेटली, बट जब वो पैसा मिलता है, यानी वो जो इनकम को रिप्लेस करता है, जो अकेला अर्निंग मेंबर है उसको वो अगर वो नहीं रहता है और उसको वो इनकम को रिप्लेस करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो काम आता है। पर यहाँ पे ये सवाल भी आता है जो अभी आपने पूछा कि विरल कितना ही होना चाहिए फिर, तो अनुमान अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, एक कैलकुलेशन होता है प्रियंका जिसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ कैलकुलेशन, एचएलवी। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है? एचएलवी कैलकुलेशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन। एक आदमी की मॉनेटरी टर्म्स में अगर वैल्यू की जाए तो कितनी होगी, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। एक तो पहला सबसे पैरामीटर है कि आपकी इनकम, डेफिनेटली जैसे हमने देखा कि इनकम डिपेंडेबिलिटी होती है, अगर इनकम डिपेंडेबिलिटी है तो वो अर्निंग मेंबर की इनकम का एटलीस्ट 20, 25, 30 टाइम्स इनकम का, ईयरली इनकम का 20, 25, 30 टाइम्स तक का इंश्योरेंस कवर आपका होना चाहिए। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया इतने सालों में तो एटलीस्ट आपकी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फाइनेंशियली। फिर दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि अगर आपके लाइफ में, पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में अगर कोई लायबिलिटीज होती है, आपने कोई लोन अगर ली है
बराबर है, क्योंकि लोन ली है तो लोन का भुगतान भी करना होगा, और अगर आप नहीं रहे तो वो लोन का भुगतान अपने फैमिली मेंबर को करना होगा। तो वो फैमिली मेंबर सिक्योर रहे फाइनेंशियली, अगर आप नहीं रहे तो वो लायबिलिटी को भी देखकर आपको आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, सम इंश्योर्ड है, वो लेना चाहिए। फिर आपके खर्चे, आप नहीं रहे बट आपके फैमिली के खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, तो वो खर्चे को भी ध्यान में एक बार रखना चाहिए। और फिर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट को उसमें से माइनस करके वो अमाउंट आती है, वो आपका सम इंश्योर होना चाहिए। बट एक प्रिंसिपल, एक बेसिक चीज अगर ध्यान में रखनी है तो एटलीस्ट 20-25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम वो आपका एक टर्म कवर होना चाहिए। राइट तो आपने जो जो फैक्टर्स बोले जो ध्यान में रखना चाहिए, एक रिवीजन मान लेते हैं 20 to 30 टाइम्स आपके इनकम का ये होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है उस लाइबिलिटी को कंसिडर कीजिए, आपके फैमिली का खर्चा देखिए वो कितना खर्च करते हैं, प्लस आपने किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। अगर आपके बाद उन इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाना चालू रखना है तब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो पैसे अगर वो फैमिली यूज़ करने वाले, यूटिलाइज करने वाले, तब कैसे होगी, क्योंकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक लंबे समय के लिए प्लान करनी होगी अपनी फैमिली के लिए। आपने कहा अर्निंग मेंबर के लिए ज़रूरी है, और क्या आप जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसी आदतें हैं, इसका असर जीवन बीमा पर क्या पड़ता है? जैसे ये आपने फैक्टर्स बताए प्रियंका, ये फैक्टर तो है, इसके ऊपर मैं आऊंगा ही, बट एक पहला बेसिक एक प्रिंसिपल ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंश्योरेंस जो होता है वो इनकम रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से चलता है। अगर आपको कुछ हो गया तो ही वो कंपनी वो रिस्क वो लेने, जो जो कंपनी रिस्क लेती है, ऐसे कुछ उठ सुट के आप उसको आपको आपको आज हम शो कर रहे हैं और कल उठ के आपको मन हो गया कि मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, बट क्या इतनी इनकम आपकी है जिसके वजह से वो कंपनी वो रिस्क लेना चाहेगी? तो वो इनकम रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से चलता है और उसके हिसाब से ही मिलता है। आपकी इनकम मान के चलिए कि सालाना 5 लाख है, तो मैक्सिमम आपको वो 1 करोड़ का ही टर्म इंश्योरेंस दे सकती है। और आपकी अगर इनकम 3 लाख सालाना है तो वो आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड नहीं देगी, सम इंश्योर्ड नहीं देगी, इससे कम का सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। तो ये एक सबसे पहला पैरामीटर है कि इनकम रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से इंश्योरेंस कंपनियां चलती है और उसके हिसाब से ही आपको वो सम इंश्योर्ड देगी। दूसरा, बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। आप अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप अगर स्मोक करते हैं, तो आपके प्रीमियम में भी फर्क आएगा, जो आप प्रीमियम देना चाहते हैं कंपनी को, बराबर है। अभी जनरली कैसा है, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कवर यानी सम इंश्योर्ड मिलता है कम से कम प्रीमियम देकर। बट अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो शुरू में जब आप ले रहे हो तब आपने नहीं दिखाया है कि आप स्मोक और ड्रिंक कर रहे हो। कुछ सालों के बाद आपने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग चालू किया है, तो आपको वो कंपनी को बताना चाहिए कि ये मैंने शुरू किया है, मैं इतनी मात्रा में ड्रिंक करता हूँ या इतना मैं सिगरेट का ये यूज करता हूँ और लेता हूँ। वो अगर आप बताते हैं तो आपके प्रीमियम में भी फर्क आ जाएगा। तो उनको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, उनको भी कवर मिलता है, सम इंश्योर्ड मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, बट वो मात्रा कितनी होगी, देने की मात्रा कितनी होगी, तो तय करेगी कंपनियां। कितना जानलेवा है, राइट वो तय करेगी इस तरह इंश्योरेंस की कंपनी। जो बैड हैबिट्स हैं उनसे तो दूर ही रहिए, और अगर है इस तरह की हैबिट तो वो आपके प्रीमियम पर असर डालेगी, और वो इस बात पर असर डालेगी कि आपको फाइनली कवर आपकी फैमिली को कितना मिलेगा आपके बाद। चलिए अब कुछ सवाल लेकर आते हैं अपने दर्शकों के, जो हमें पहले से हमारे व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजे गए थे। प्रफुल्ल वैद्य मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम। जी पूछिए। लेना चाहता हूँ। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, फिर से पूछिए प्लीज़। श्योर मैम। हाँ मैम, मुझे अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना था, और मुझे पता चला है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान जो मिल रहे हैं जिसमें कि आपको प्रीमियम में अदा की गई रकम पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिल जाती है। तो मैम जानना ये था कि क्या ये अच्छा विकल्प है?
ओके, थैंक यू प्रफुल्ल। वीरल से पूछते हैं। वीरल, बहुत ही जो सवाल प्रफुल्ल ने पूछा, इनफैक्ट मैं भी आपसे वही पूछ रही थी थोड़े समय पहले कि बहुत तरह तरह के प्लान्स है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम आजकल बहुत चल रहा है कि आप जो पैसे देंगे वो आपको वापस मिलेंगे। इन प्लान्स को आप कैसा मानते हैं? देखिए प्रियंका, मैं यही कह रहा था कि जनरली हम अगर उसको एक्सपेंसिस की तरह देखते हैं और अगर मुझे कुछ होगा ही नहीं तो मेरा जो जितना भी मैंने प्रीमियम भरा है वेस्ट हो जाएगा। तो ये कोड निकालने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि एक राइडर का ऑप्शन दे दिया। इंश्योरेंस जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ राइडर्स अवेलेबल होते हैं आपको, जिस अगर वो जो भी राइडर आप लेना चाहते हो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, तो ही वो राइडर आप ले सकते हैं आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में। उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर आ गया, एक्सीडेंटल राइडर आ गया और उसमें एक रिटर्न ऑन प्रीमियम राइडर भी आ गया। अभी रिटर्न ऑन प्रीमियम राइडर क्या करता है कि जो भी आप प्रीमियम भर रहे हो, मान के चलिए मैंने 30वें साल से, मेरी एज 30 इयर्स की है, मैं 30वें साल से टर्म इंश्योरेंस मैंने ले लिया और वो टर्म इंश्योरेंस मैं चलाता हूँ 70 इयर्स तक, बराबर है। मैंने उसकी मैच्योरिटी रखी है वो 70 इयर्स तक। तो ये 30 साल से 70 इयर्स के बीच में अगर मुझे कुछ नहीं होता है, और अगर आपने 30वें साल में जब आप इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तभी आपने राइडर लिया हुआ है प्रीमियम ऑन रिटर्न, बराबर है, रिटर्न ऑन प्रीमियम। तो वो रिटर्न ऑन प्रीमियम राइडर की वजह से 70 इयर्स जब भी आपकी पॉलिसी समाप्त होती है तब तक अगर आपको कुछ नहीं होता है तो जितना भी आपने प्रीमियम भरा है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के टुवर्ड्स, वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपको वापस कंपनी दे देती है। और इसमें होता क्या है, अगर वो आपको पूरा का पूरा प्रीमियम वापस देने वाली है तो वो जो प्रीमियम, मान के चलो मैं अगर राइडर नहीं लेता हूं तो 30वें साल में वो 1 करोड़ सम इंश्योर्ड के लिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए मान के चलो मुझे 20,000 रुपया देना है सालाना। पर अगर मैं उसको रिटर्न ऑन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिटर्न यानी जो रिटर्न ऑन प्रीमियम वाला राइडर अगर मैं लेता हूं तो वही 20,000 का प्रीमियम कम से कम 32,000 से लेकर 38,000 तक का बढ़ सकता है। तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, पर आपने जितने भी प्रीमियम भरे हैं अगर आपको कुछ नहीं होता है तो वो पॉलिसी जब आप खत्म होती होगी आपकी, तभी वो वापस इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस दे देगी। ओके, तो आपको ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, राइट? Yes. अगला सवाल प्रियंक सिंह पूछेंगे, कानपुर से जुड़े हुए हैं। प्रियंक का ये सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया था। नमस्ते सिंह साहब, माफ़ी चाहेंगे आपने बहुत पहले सवाल भेजा था और हम आपके सवाल को आज ले रहे हैं। लंबा गैप हो गया क्योंकि कई सवाल आते रहते हैं, लेकिन बताइए कैसे मदद करें। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते सर। एक्चुअली मैम मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके लिए मैंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था लास्ट ईयर। तो जब मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया था तो उनको 2009 में ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम थी जो बोन में हुई थी। तो मैंने उसकी मेडिसिन चली थी, 2 साल में वो क्योर हो गई थी। तो अभी रिसेंटली मैंने अक्टूबर में टर्म इंश्योरेंस लिया है। तो प्रपोजल फॉर्म में जब मैं भर रहा था तो मैंने अपने एजेंट से बोला कि इसमें ये प्रॉब्लम आप दिखा दीजिए, लेकिन एजेंट ने कहा नहीं सर, 5 साल पुरानी जो प्रॉब्लम होती है उन्हीं को दिखाया जाता है, या आपकी प्रॉब्लम 10-11 साल हो गए तो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने ये सही किया या गलत किया। इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत आती है तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी फिर उस क्लेम को रिजेक्ट करेगी या कुछ प्रॉब्लम आएगी? आपकी ये दुविधा जो है बहुत ही वाजिब है। वीरल से पूछते हैं। वीरल, मुझे तो लगता है, मैं जितना इंश्योरेंस समझती हूँ कि प्रपोजल फॉर्म में इस तरह की जानकारी नहीं देकर इन्होंने गलती की है। आपको क्या लगता है, क्या आगे जाकर क्लेम मिलने में दिक्कत हो जाएगी प्रियंक जी को, और आप क्या कर सकते हैं, रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, ये थोड़ा सा मामला एक पेचीदा मामला है। इसमें एक स्ट्रेट आंसर तो ये है कि डेफिनेटली उनको बताना ही चाहिए। उनको कोई भी चीज, देखो इंश्योरेंस अभी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं इंश्योरेंस कंपनियां भी। आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं स्पेसिफिकली, तो वो टर्म इंश्योरेंस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और आपके अगर कोई एजेंट है या इंश्योरेंस के कोई रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी ये सलाह दीजिए कि कोई भी चीज जो इंफॉर्मेशन चाहिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लीजिए, और वो आप पॉलिसी जब भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उनको दीजिए। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि है नहीं है
कि अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इंश्योरेंस कंपनी प्रॉब्लम शायद से आ सकती है जब भी अगर अपॉर्चुनेट इवेंट आ गया और क्लेम आ गया, तो डेफिनेटली उनको इंफॉर्मेशन तो बतानी ही बतानी है तो भी बतानी है, पहले हुआ था और अब नहीं है फिर भी बतानी है। और मैं तो इतना भी जाके कहूंगा कि मान के चलिए अभी 5 साल 10 साल आपके पॉलिसी को हो गए और कुछ ऐसी बीमारी हो गई, एटलीस्ट आपको वो भी उनको बता देना चाहिए कि तो अभी ये अब क्या कर एग्जिस्टिंग। सकते हैं प्रियंक, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म दे दिया है इन्होंने, पहला प्रीमियम भी भर दिया, अक्टूबर 2022 में इन्होंने खरीदा था। व्हाट कैन ही डू नाउ? आपको सिंपली उनको मेल करना है, आपको इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके उनके बताना है कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास रहेंगे ही रहेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट कर कर वो पॉलिसी जो कंपनी है वो वापस से एक बार रिवाइज उनकी जो डेटा है वो प्रोफाइल को अपडेट करेगी। और अगर उसके लागत कोई प्रीमियम बढ़ता होगा तो वो भी कंपनी बताएगी कि देखो अब पहले रिस्क नहीं था, अब रिस्क बढ़ गया है, राइट। तो वो रिस्क अगर बढ़ गया है, पहले नहीं था और अब बीमारी आ गई है, या तो पहले बीमारी थी और अब नहीं है, तो ये सब चक्कर में प्रीमियम भी बढ़ सकता है शायद से उनका। बट इंफॉर्मेशन कन्वे करना इंपॉर्टेंट है, नहीं करना, गाइड रखना वो गलत है। दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि ये देखो, एक कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंश्योरेंस कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनको कहीं पे डाउट आता है या कुछ उनको लगता है, तो वो जो पॉलिसी होल्डर है उनको वो कह सकती है कि आप मेरा मेडिकल चेकअप आपका करवा लीजिए, हमको आपका मेडिकल चेकअप करना है। तो कई बार ऐसा भी होता है, या 5 या 10 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी सामने आकर आपको बोल सकती है कि भाई हमको आपकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, हम आपका मेडिकल ये शेड्यूल करवा रहे हैं, मेडिकल चेकअप आपका करना पड़ेगा। बट मैं ये एक कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे कह रहा था, 7 साल के बाद, 7 इयर्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेटरी और कंपलसरी जो भी क्लेम है उनको उनको वो सेटल करने ही करने हैं। राइट, आई रिमेम्बर और दिस उसी ऑर्डर, या हाँ, इट तो इज वेरी वो चीज, इंपॉर्टेंट। अगर यस, एक पॉलिसी होल्डर ने 7 साल उस कंपनी के साथ बिताए हैं, भले ही अगर आगे जाकर के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं या ये पता चलता है कि शायद कुछ जानकारी छिपाई गई है, तब भी कंपनियों को उनको क्लेम देना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर जानकारी छुपाने वाली बात के बारे में वीरल, आई थिंक उसमें कंपनी डिस्प्यूट रेज कर सकती हैं, लेकिन 7 साल तक अगर जो वीरल जिस जजमेंट को बता रहे थे। एक और बात इसमें प्रियंका, मुझे ये बहुत ही लगा कि मतलब इनसे गलती हो गई और ये समझ रहे हैं, सी ही इज टोटली अंडरस्टैंडिंग कि उनसे ये गलती हुई है, एजेंट ने कहा और उन्होंने इस तरह से भर दिया। अगर ये इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं वीरल, कुछ नहीं करते हैं, कंपनी को जाके नहीं बताते हैं, तो आगे जाकर क्लेम जब लेने का ऐसी नौबत आ गई, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? यस, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम उनको वही सलाह दे रहे हैं कि आप बता दीजिए, और बताने से बात अच्छी हो सकती है और बन सकती है, आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए वो बताना ही काफी अच्छा रहेगा। ओके, दीपक सिंह का लाइव सवाल यूट्यूब पर जो आया है वो हम लेते हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी एज है 29 ईयर्स। सबसे पहले तो दीपक, बहुत बढ़िया कि आप 29 ईयर्स के हैं और अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं। इन्होंने कंपनी का नाम भी बताया कि एक कंपनी का वो प्लान जो है वो देख चुके हैं, जिसमें लाइफ कवर है 1 करोड़ का और क्रिटिकल इलनेस कवर 20 लाख का मिल रहा है, एक्सीडेंटल कवर 25 लाख का मिल रहा है। आई थिंक दीपक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इनका सवाल ये है कि क्या टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे। वीरल, क्या सलाह देंगे दीपक को? ही इज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड। पहले तो मैं भी अभिनंदन दूंगा उनको कि ये साल 29 इयर्स 30 इयर्स में, और अगर उनके पहले भी, उससे भी पहले अगर आपकी जो अर्निंग लाइफ जो है वो स्टार्ट अगर हो जाती है, तो आपको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। 29 इयर्स में आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो काफी अच्छी बात है। कुछ बातों को ध्यान में यहाँ रखना चाहिए। डेफिनेटली मेडिकल टेस्ट अगर आपकी इच्छा है तो आप करवा सकते हो, बट वो रिपोर्ट्स को जो कंपनियां हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी सामने से उनको अगर लगता है
आपका जो प्रोफाइल है वो देखकर उनको लगता है कि आपको मेडिकल टेस्ट जाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, तो वो कंपनियां खुद अरेंज करती है, उसका खर्चा भी कंपनियां खुद उठाती है और वो आपको मेडिकल टेस्ट करवा सकती है और वो करवा के देगी आपको, और उसके रिपोर्ट्स भी वो कंपनियां आपको दे देगी कि भाई आपका मेडिकल रिपोर्ट कैसा रहा, और उसके बेसिस के ऊपर ही वो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करती है। अभी दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप एक्सीडेंटल राइडर और एक क्रिटिकल इलनेस राइडर ही लेने का सोच रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, ये राइडर की वजह से आपको आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। आपका जो प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस है उसके साथ अगर आप राइडर अटैच करोगे तो वो प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस जो होता है प्रियंका, वो कोई भी डेथ के लिए लागू होता है, एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ, राइट। डेफिनेटली कुछ कंडीशंस होंगी, हम बात करेंगे कुछ आगे शो में कि कौन सी कंडीशंस में आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, यानी जो आपकी डेथ हो गई और आपको कवर नहीं देंगे, ऐसे भी कुछ बातें हैं जो हमको बतानी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी कि ये बातें को ध्यान में रखकर ही मैं टर्म इंश्योरेंस लेने वाला हूं या लूंगा, राइट। बट रही बात एक्सीडेंटल और क्रिटिकल इलनेस की, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। अगर आपकी डेथ एक्सीडेंटल से होती है तो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है उसके अलावा अगर आपने एक्सीडेंटल भी लिया है तो वो सम एश्योर्ड भी जोड़कर आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। ओके। और जहाँ तक दीपक ने पूछा था मेडिकल टेस्ट के बारे में, आपको खुद करवाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनियां आपको बताएंगी क्या वो देखना चाहती हैं आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, तो वो खुद करवाएंगी। दे विल अप्रोच यू करवाना है कि नहीं, आप खुद करवा के जाएंगे तो उसका कोई मकसद नहीं होगा। शोभित सिंगल का लाइव सवाल आया हुआ है यूट्यूब पर, ये पूछ रहे हैं अगर मेरा एक टर्म इंश्योरेंस पहले से ही चल रहा है तो क्या मैं इसके साथ ही दूसरा टर्म इंश्योरेंस भी ले सकता हूँ? दूसरा इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का मुझे ध्यान रखना होगा? शोभित का सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि कभी कभी अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज में एक टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, फिर आपकी कमाई बढ़ गई, आपको लग रहा है कि शायद आपकी इनकम अब बढ़ गई, और जैसा कि अभी वीरल ने समझाया है इनकम रिप्लेसमेंट के लिए लिया जाता है टर्म इंश्योरेंस। शोभित को क्या सजेस्ट करेंगे? दूसरा टर्म इंश्योरेंस भी वो ले सकते हैं ना, और दूसरा अगर सेकंड टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो क्या ख्याल रखें? और प्रियंका, शोभित ले सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसीज ले सकते हैं, बट याद यहाँ पे सिर्फ यही रखना है कि वो जो कैलकुलेशन है वो इनकम रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। उन्होंने एक पॉलिसी 1 करोड़ की ली है और बाकी और 1, 2, 3 लेना चाहते हैं और वो भी 1-1 करोड़ की लेना चाहेंगे, तो वहां पे वो लिमिट के हिसाब से ही वो पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातों को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा प्रियंका कि देखो, मल्टीपल कंपनीज डेफिनेटली एक्सेप्ट भी होगा और आप कर भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, बट एक ध्यान में रखिए जब क्लेम आता है तो आपके फैमिली को कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा प्रोसेस, वो पैसा आप अगर कुछ डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, तो आपको अगले दिन आकर कंपनी पैसा नहीं दे देगी, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद वो ही बाद ही पैसा नॉमिनेशन को मिलता है। तो अगर आपकी मल्टीपल पॉलिसीज होगी तो वो जो प्रोसेस होता है वो हैजल फ्री नहीं होगा, नहीं होगा। आपको पहले एक कंपनी का अप्रोच करना पड़ेगा, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, वो पास करेंगे, फिर आप दूसरी कंपनी के पास जाएंगे और उनके पास वो क्लेम के लिए ये करेंगे। आज के दिन में पैन के साथ सारी कंपनियां जुड़ी हुई है, सारी कंपनियों को पता है कि आपने कितना सम एश्योर्ड लिया हुआ है, कितना नहीं लिया है। तो अगर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस है, जब आप दूसरा लेने का सोच रहे हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन उनको बतानी है कि मेरे इतने टर्म इंश्योरेंस है या मेरे इतने लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपको वो दूसरी कंपनियां देने के लिए रेडी होगी कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं जो वो लिमिट कह रहा था, ये लिमिट के ऊपर आ रहा था कि ये लिमिट तभी बाद में तय होगी कि इतनी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है या नहीं बनती है। बट हाँ, आप मल्टीपल कंपनीज डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ बातों को ध्यान में रखना है जो हमने आपको की। चलिए अब लोकेश जी से बात करते हैं। लोकेश शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं। लोकेश जी नमस्ते, मैं आपकी जगह आई होप हमने आपको बहुत देर इंतजार ना करवाया हो, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मुझे ये पूछना है कि टर्म प्लान में क्या फीचर्स देखना चाहिए खरीदने से पहले, और दूसरी बात की जो मैं प्लान को कंपेयर करा था अलग अलग कंपनीज का, तो कंपेयर करना किस फीचर्स पे ध्यान दो?
ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। यानी आप कम से कम तैयारी तो कर रहे हैं खरीदने की टर्म प्लान। कैसे कंपेयर करें वीरल, किन किन फीचर्स को उनको देखना चाहिए? एक कंपनी के फीचर्स कितने अलग होते हैं, या टर्म प्लान क्योंकि एक वनीला प्रोडक्ट है, अब सारे आपको एक जैसे फीचर्स मिलेंगे? प्रियंका, टर्म इंश्योरेंस में एक बात पहले से ध्यान में रखनी है कि जो आप प्रीमियम आपका आएगा, जो भी आपका प्रीमियम का भुगतान करना है, वो जितने साल तक का भी आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे या इंश्योरेंस पॉलिसी रखेंगे, वो प्रीमियम एक ही अमाउंट वाला हर साल आपको देना पड़ेगा। प्रीमियम हर साल चेंज नहीं होता है, वही प्रीमियम रहता है, साल में एक बार आपको भरना रहता है, और वो जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है तब तक आपको वो भरना है। ठीक है, तो प्रीमियम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जब भी आप कभी लेते हो। तो प्रीमियम अगर जितना कम रहा उतना आपका टर्म इंश्योरेंस का एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक वैसे देखने जाए तो नो ब्रेनर प्रोडक्ट है, राइट। प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है, प्रीमियम जितना कम हो। हालांकि नो डाउट आप कंपनियां हैं, वो कंपनी का एक, हमेशा लोग कहते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी दिखना रहता है कि कितना है क्या है। अभी देखो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी से आप लोगे और वो कंपनी आप सब अगर सही है, आपने इंफॉर्मेशन सब सारी सही दी है, सही तरीके से चल रहा है, तो कोई कंपनी डिनाई नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर रहा तो वो कंपनी बुरी हो गई, और 99% जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा वो कंपनी अच्छी हो गई। ऐसा नहीं होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कुछ कारणवश आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनको क्लेम देना नहीं है इसके लिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम आया है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए, बट हाँ, कंपनी एक्सपीरियंस वाइज, सर्विस वाइज कितनी इफेक्टिव है, इतनी अच्छी तरीके से सर्विस दे सकती है, क्लेम सेटलमेंट इतना जल्दी कर सकती है, वो डेटा अगर मिले तो मैं तो ये कहता हूं कि नंबर से ज्यादा क्लेम कितना जल्दी पास करती है कंपनियां, वो अगर आपको अगर देख सके और वो पता लगा सके तो वो कंपनी को प्रायोरिटी देनी है, प्रीमियम को प्रायोरिटी देनी है। और कुछ ऐसे फीचर्स वो देखने हैं कंपैरिजन के बाद, जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी अगर मुझे आती है, राइट, तो परमानेंट डिसेबिलिटी में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिफॉल्ट कवर करती है, तो वो फीचर है कि नहीं वो एक बार देखना चाहिए। टेम्परेरी डिसेबिलिटी आ गई तो वो भी एक ऐसी कंपनियां हैं जो फिक्स, वो डिफॉल्ट ऑप्शन वो देती है जो आप प्रीमियम भर रहे हो, उसके लिए कोई एडिशनल नहीं भरना है। तो कुछ फीचर्स आपको देखने हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स वो है, वो सभी में है या नहीं है, और कुछ एडिशनल फीचर्स ऐसी कुछ कंपनियां भी है जो जैसे हम बात कर रहे थे रिटर्न प्रीमियम ऑन रिटर्न, यानी जो रिटर्न ऑन प्रीमियम वाला राइडर है, तो कुछ कंपनियां ऐसी भी है कि स्पेशल एग्जिट का ऑप्शन देती है कि आप मान के चलो अभी आप 30वें साल में आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो और 65th ईयर में कंपनी ऑप्शन देती है कि आपको वो वापस पॉलिसी सरेंडर करनी है कि नहीं करनी है, जितना भी आपने प्रीमियम भरा हो वो आपको वापस मिल जाएगा। ये कुछ राइडर्स हैं जो इनको डिफर करते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। अगर आपको कोई राइडर लग रहा है कि ये बहुत काम का है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। वीरल, अब ये सवाल मुझे बताइए, आपने अभी जिक्र किया था और मैं इसका आंसर जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ कि ऐसा कब हो सकता है कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस है और आपको जब आपकी फैमिली क्लेम लेने जाए तो उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा। अब बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, और अगर उन्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे, कौन सी वो सिचुएशन जब नहीं मिलता है क्लेम? देखिए, जैसे हमने शो में लिया कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है वो आप कर रहे हो, जैसे आप स्मोक कर रहे हो, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, और वो इंफॉर्मेशन आपने नहीं बताई, तो मिस रिप्रेजेंटेशन जब भी आप होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जब होता है, तभी आपको कंपनी क्लेम आपका डिनाई कर सकती है, कर सकती है कि हम आपको नहीं देंगे। फिर आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज में हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप वो जंपिंग और ऐसी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होना, खतरा बढ़ जाता है, राइट, तो वो केस में आपको कंपनी डिनाई कर सकती है, राइट। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने बाहर गए, राइट, पैराग्लाइडिंग करने गए, आप हाई जंपिंग वगैरह करने गए, राइट, वो एक्टिविटी करने के वक्त अगर आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो आपने सामने से उठाया हुआ है, और उसके वजह से अगर आपको डेथ हो जाती है तो कंपनी आपको डिनाई कर सकती है। आपने अगर सुसाइड कर लिया तो आपकी फैमिली या तो आपकी नॉमिनी आके ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे क्लेम दे दीजिए,
1 साल के अंदर, 1 साल के बाद अगर आप सुसाइड करते हो तो डेफिनेटली क्लेम आपको मिल सकता है आपके फैमिली को। बट 1 साल के अंदर, पॉलिसी के 1 साल के अंदर अगर आपने सुसाइड कर लिया तो क्लेम आपके फैमिली को नहीं मिलता है। तो ऐसी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ऐसी कुछ एंगेजमेंट आप करते हो जो पहले से हानिकारक है, पहले से ही कंपनियां बता देती है, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ही कंपनियां बता देती है किस चीजों में नहीं हो सकता। पहले ऐसा होता था कि नेचुरल डिजास्टर और वो चीज में भी टर्म इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता था, बट कुछ कानूनों में बदलाव होने के बाद अगर वो नेचुरल कैलामिटीज और उसमें भी अगर कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। बट कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऐसी कुछ एंगेजमेंट में अगर आप जुड़ते हो और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो तो आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखना ज़रूरी है ये हिस्सा कि कब आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपने कुछ बात छुपाई है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन का अगर आरोप लग जाएगा तब नहीं मिलेगा। कोई किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर पॉलिसी खरीदने के 1 साल के अंदर कोई सुसाइड कर लेता है तब भी उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा, तो इसका भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वीरल, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आज का शो हम यहीं पर रैप अप करते हैं। धन्यवाद आपका समझाने के लिए इतनी सारी बातें इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। तो जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि हर दिन 2 से 3 बजे हम लाइव रहते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। टॉपिक अलग अलग होते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकें। तो बुधवार के दिन मेरे सहयोगी विपुल सिंह म्यूचुअल फंड पर लेकर आएंगे हेलो मनी 9। अब तो ज़रूर जुड़िएगा। कल अपने सवाल आप हमें भेजते रहिए व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, और जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। आज के लिए इतना ही, मुझे यहीं दीजिए इजाज़त। बाय बाय।